मंगरू, बेटा इधर आ। हाँ बापू, मैं यहीं हूं। आप घबराओ मत, हकीम जी आते ही होंगे। अब हकीम की जरूरत नहीं है रे, मेरा बुलावा आ गया है। बस एक बात गांठ बांध ले, कभी मेहनत से जी मत चुराना, ईमान बेचकर पेट मत भरना। और याद रखना, जमींदार कभी भी तगादा करने आता ही होगा। उसका कर्ज चुका देना बेटा, वरना वो हमारी जमीन। इतना कहते ही दुखीराम के गले से एक घरघराहट निकली और उनके हाथ ठंडे पड़ गए। मंगरू की चीख निकल गई। बापू, नहीं बापू, आंखें खोलो। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना था आपसे। बापू। मंगरू के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए आए। देखते ही देखते भीड़ लग गई। धीरज रख मंगरू, मौत पर किसी का बस नहीं चलता। दुखीराम एक भला आदमी था, उसने पूरी जिंदगी सम्मान से काटी है। अब रोने का वक्त नहीं, बापू को विदा करने की तैयारी कर। हम सब तेरे साथ हैं। गांव वाले मिलकर उसके पिता का अंतिम संस्कार किया। मंगरू अब घर में अकेला हो गया था। रात हुई वो सो गया और अगली सुबह ओ मंगरू, बाहर निकल। सूरज चढ़ गया है और तू अभी तक अंदर ही दुबका है। राम राम मालिक, अभी तो क्रियाक्रम की राख भी ठंडी नहीं हुई, आप इतनी सुबह। देख मंगरू, ये दुनिया जज्बातों से नहीं, हिसाब से चलती है। तेरे बाप ने जो कर्ज लिया था उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। अब या तो आज शाम तक मेरे 1000 रुपए चुका दे, वरना अपने इस कच्चे घर और उस 2 बीघा खेत पर से अपना मोह छोड़ दे। मालिक, आप तो जानते हैं बापू की बीमारी में सब खत्म हो गया। घर में दाने के लाले पड़े हैं। मुझे बस थोड़े महीनों की मोहलत दे दीजिए। मैं दिन रात एक करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मोहलत खैरात में नहीं मिलती। पर चल, मुझे तुझ पर थोड़ी दया आ रही है। अगर तू अपने घर और खेत को बचाना चाहता है तो मेरे पास एक रास्ता है। कैसा रास्ता मालिक? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तुझे आज से ही मेरे यहां बंधुआ नौकरी करनी पड़ेगी। दिन भर खेतों में काम, शाम को अस्तबल की सफाई और रात को पहरेदारी। बदले में मैं तेरा ब्याज कम करता जाऊंगा और तुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मंजूर है? मंजूर है मालिक, मैं आज शाम से ही काम पर हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, याद रखना, अगर एक दिन भी नागा हुआ तो सीधा बेदखली का कागज लेकर आऊंगा। मंगरू, अरे भाई, ये तेरी क्या हालत हो गई है? पूरा बदन धूल से अटा पड़ा है और आंखों में ये कैसी वीरानी है? क्या बताऊं पप्पू, किस्मत ने ऐसी करवट ली कि बापू के जाते ही कंधे पर जमींदार की गुलामी का जुआ आ गिरा है। खेत और घर बचाने के लिए हवेली की चाकरी मंजूर करनी पड़ी। मंगरू, तूने ये क्या किया? तू जानता भी है तूने किसके गले में हाथ डाला है? वो जमींदार इंसान नहीं, आदमखोर है। तूने उसकी शर्तों को मानकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मजबूरी थी भाई। बापू का कर्ज और जमीन का टुकड़ा, मैं उन्हें नीलाम होते कैसे देख सकता था? मेरी बात कान खोलकर सुन मंगरू। उस हवेली की चहार दीवारी के अंदर जो जाता है वो सिर्फ मजदूर बनकर नहीं, बल्कि उसका शिकार बनकर रह जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पिछले साल रामू को उसने सिर्फ इसलिए कोड़ों से पिटवाया था क्योंकि उसने एक दिन तेज बुखार की वजह से छुट्टी मांग ली थी। वो आदमी बहुत क्रूर है, उसका दिल पत्थर का है। पर काम तो करना ही होगा पप्पू, कर्ज कैसे उतरेगा? कर्ज?
अरे भाई, उसका हिसाब तो खुदा भी नहीं समझ सकता। वो खाने को इतना कम देता है कि इंसान सिर्फ सांस ले सके, काम करने की ताकत न बचे। वो चाहता है कि मजदूर कमजोर रहे ताकि कभी सर ना उठा सके। मैंने सुना है कि वो बासी रोटियों में भी कंजूसी करता है, और अगर काम में जरा भी ऊंच नीच हुई तो उसके लठै जानवरों की तरह मारते हैं। अपना ख्याल रखना मंगरू, वहां दीवारों के भी कान हैं। किसी पर भरोसा मत करना, और जितना हो सके उसकी नजरों से बचकर रहना। अगर मौका मिले तो भाग निकलना, क्योंकि वो जमीन के बदले तेरी जान लेकर ही दम लेगा। चेतावनी के लिए शुक्रिया दोस्त, पर बापू ने मरते वक्त कहा था कि मेहनत से मत डरना। अगर मेरी किस्मत में कोड़े लिखे हैं तो वो भी सह लूंगा, पर अपनी पुश्तैनी जमीन उसके नाम नहीं होने दूंगा। मैं अपनी मेहनत की आंच से उस पत्थर दिल को भी पिघलाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, भगवान तेरी रक्षा करे। बस इतना याद रखना, अगर कभी भी लगे कि जान पर बनाई है तो इस भाई को याद कर लेना। हम सब मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। इतनी बात कर मंगरू वहां से चल देता है। उसके मन में डर बैठ गया था, लेकिन वो मजबूर था। वो थोड़ी ही देर में जमींदार के घर पहुंच गया। आ गया मंगरू। मुझे लगा शायद पप्पू की बातें सुनकर तू डर गया होगा और आज भाग जाएगा। मंगरू चौंक गया। उसे समझ आ गया कि जमींदार के जासूस पूरे गांव में फैले हुए हैं। नहीं मालिक, मैंने कल वादा किया था और मैं अपने वादे का पक्का हूं। बताइए, आज क्या काम करना है? आज का काम सीधा है। उस सामने वाले घने जंगल में जा और दोपहर ढलने से पहले सूखी लकड़ियों का एक भारी गट्ठर लेकर आ। याद रख, लकड़ियां एकदम सूखी होनी चाहिए, जो हवेली के चूल्हे में फौरन जल सकें। मालिक, कल रात से पेट में दाना नहीं गया है। अगर थोड़ा कलेवा मिल जाता तो शरीर में जान आ जाती। जंगल दूर है और लकड़ियां ढूंढना भारी काम है। कलेवा? अरे ओ मुनीम जी, सुना आपने? ये काम से पहले ही मजदूरी मांग रहा है। देख मंगरू, मेरी हवेली का एक नियम है। यहां पहले पसीना बहाया जाता है, फिर पेट की आग बुझाई जाती है। जब तू लकड़ियां लेकर वापस आएगा तभी तुझे 2 सूखी रोटियां और नमक मिलेगा, वरना आज का दिन भी उपवास में ही कटेगा। जी मालिक, जैसा आओ कहे, आपकी सारी बातें सही हैं। इतनी बात कर वो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। और चलते चलते थोड़ी देर में वो जंगल पहुंच जाता है, और फिर जल्दी ही एक लकड़ी का गट्ठर बनाकर सिर पर उठाकर मन में एक बात सोचते आ रहा था। हे भगवान, तूने ये कैसी परीक्षा ली मेरी? एक तरफ बापू का साया छीन लिया और दूसरी तरफ इस जालिम जमींदार की गुलामी लिख दी। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ पसीना और आंसू ही लिखे हैं? बापू कहते थे कि मेहनत का फल मीठा होता है, पर यहां तो मेहनत के बदले सिर्फ अपमान और सूखी रोटियां मिल रही हैं। मैं कैसे बचा पाऊंगा अपनी जमीन? कैसे चुका पाऊंगा वो कर्ज? वो इतना सोचते आ ही रहा था कि तभी उसे एक व्यक्ति के कराहने की आवाज सुनाई देती है। कोई है? बचाओ! कोई मेरी मदद करो! वो इतनी आवाज सुनते हैं वो उस आवाज का पीछा किया और थोड़ी देर में वहां पर पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर देखा कि एक साधु बाबा घायल अवस्था में लेटे हुए हैं और बगल एक घोड़ा खड़ा है। हे राम! बाबा, आपकी ये दशा? आप तो लहूलुहान हैं। धीरज रखिए बाबा, मैं अभी भागकर गांव जाता हूं और वैद्य जी को लेकर आता हूं। आप बस हिम्मत मत हारिए। नहीं बेटा, रुक जा। अब किसी वैद्य की जरूरत नहीं है। ये सांसें अब बस कुछ ही पलों की मेहमान है। प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे जाना है। मेरा समय पूरा हुआ। ऐसा मत कहिए बाबा। मैं अभागा तो खुद अपनी किस्मत का मारा हूं। कम से कम आज किसी की जान बचाकर कुछ पुण्य तो कमा लेने दीजिए। तूने जान बचाई ही है बेटा,
पिछले कई घंटों से मैं तड़प रहा था, पर कोई नहीं आया। तूने मुझे अंतिम समय में सहारा दिया, यही बहुत है। सुन बेटा, मेरा अंत करीब है, पर मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। नहीं बाबा, मैं तुरंत गया और तुरंत आया। ये देख मेरा घोड़ा, इसका नाम पवन वेग है। आज से ये तेरा हुआ। इसकी देखभाल करना बेटा, इसे भूखा मत रहने देना। मंगरू ने घोड़े की ओर देखा और फिर अपनी फटी हुई हालत की तरफ। उसकी आंखों में बेबसी छा गई। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो खुद जमींदार का बंधुआ मजदूर हूं। मेरे खुद के घर में खाने को दाना नहीं है, रहने को छत ठीक से नहीं है। मैं इस बेजुबान की देखभाल कैसे करूंगा? मैं तो खुद मौत के साए में जी रहा हूं। इसे पालना मेरे बस का नहीं है। घबरा मत मंगरू, ये कोई आम घोड़ा नहीं है। इसका नाम पवन वेग इसलिए है क्योंकि ये हवाओं से बातें करता है। जिस दिन इसने तुझे अपना मालिक मान लिया और जिस दिन इसे तेरी निष्ठा पर यकीन हो गया, उस दिन तू इसके चमत्कार देखेगा। ये तेरी दरिद्रता के अंधेरे को चीर देगा। चमत्कार? बाबा, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा कर्ज उतर जाए। क्या ये घोड़ा मेरी मदद करेगा? सिर्फ कर्ज ही नहीं, ये तेरी तकदीर बदल देगा। बस याद रखना, लालच मत करना और इसकी सेवा अपने बच्चे की तरह करना। इसे कभी मारना मत, कभी। इतना कहते ही साधु की गर्दन एक तरफ झुक गई। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। मंगरू ने भारी मन से साधु की देह को प्रणाम किया। देख भाई पवन वेग, बाबा तो चले गए, अब हम दोनों ही अकेले हैं। मेरे पास तुझे खिलाने के लिए बादाम या चने नहीं हैं, बस ये सूखी लकड़ियां और मेरी ईमानदारी है। चलेगा मेरे साथ? घोड़े ने आंखों से इशारा किया। चल, अब घर चलते हैं, पर याद रखना, जमींदार की नजर तुझ पर जरूर पड़ेगी। मुझे तुझे उससे बचाकर रखना होगा। वो घोड़े के ऊपर लकड़ी लादकर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही लकड़ी को जमीन में रख देता है। घोड़ा को साथ देख जमींदार गुस्सा हो जाता है। ओ मंगरू, ये क्या तमाशा है? मैंने तुझे जंगल लकड़ियां लेने भेजा था या आवारा जानवरों को पालने के लिए? मालिक, लकड़ियां ले आया हूँ। जैसा आपने कहा था वैसी ही सूखी लकड़ियां हैं। लकड़ियों को चूल्हे में डाल। पहले ये बता, ये शाही घोड़ा यहाँ कैसे आया? किसका चुरा कर लाया है इसे? सच सच बोल, वरना अभी थानेदार को बुलवाता हूँ। मंगरू का गला सूख गया। उसे पता था कि अगर उसने साधु की बात बताई तो जमींदार इसे लावारिस माल समझकर तुरंत छीन लेगा। उसने हिम्मत जुटाई और एक बड़ा झूठ बोल दिया। नहीं मालिक, ये चोरी का नहीं है। ये मेरा घोड़ा है। मेरे ननिहाल से मुझे तोहफे में मिला है। बापू के जाने के बाद यही एक सहारा बचा है मेरे पास। वाह मालिक, क्या चाल है इसकी, क्या रंग है। ऐसा घोड़ा तो राजा महाराजाओं के पास होता है। पर मंगरू, तू तो खुद दाने दाने को मोहताज है। इसे खिलाएगा क्या? ये तो एक दिन में उतना खा जाएगा जितना तू महीने भर में नहीं कमाता। सुन बे मंगरू, तू मेरे यहाँ बंधुआ है। तेरे पास जो कुछ भी है उस पर पहला हक मेरा है। लेकिन तू कहता है कि ये तेरा है, तो सुन मेरा फैसला। मुनीम जी, आज से इस हवेली में सिर्फ एक ही जीव का पेट भरा जाएगा, या तो इस मंगरू का या फिर इसके इस घोड़े का। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं दिन भर खटता हूँ, अगर खाना नहीं मिलेगा तो काम कैसे करूंगा? और ये बेजुबान, ये तो मेरा मेहमान है, इसे भूखा कैसे रखूं? मुझे तर्क मत दे, फैसला तुझे करना है। अगर तू खाएगा तो घोड़ा भूखा रहेगा, अगर घोड़ा खाएगा तो तू आज रात पानी पीकर सोएगा। और याद रखना, अगर घोड़े को एक भी दाना बाहर से खिलाया तो मैं इसे कोड़ों से मरवा दूंगा। जाओ खेत वाले झोपड़ी में रहना। घोड़ा और मंगरू दोनों उस खेत वाले झोपड़ी की तरफ चल दिए और थोड़ी देर में वे दोनों घर के अंदर चले गए। और फिर घर जाने के बाद मंगरू अपना सारा दुख घोड़े से बताता है। देख भाई पवन वेग, बापू के जाने के बाद सोचा था कि मेहनत करूंगा तो दिन बदलेंगे, पर यहाँ तो पेट की आग बुझाने के लिए भी अपनी जान गिरवी रखनी पड़ रही है। साधु बाबा कह गए थे कि तू चमत्कार करेगा,
पर मुझे तो डर है कि कहीं भूख के मारे मेरी जान ना निकल जाए। जमींदार की नजरों में जहर है, वो तुझे छीन लेगा, वो मुझे मार डालेगा। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ दोस्त। रो मत मंगरू, जिसके पास साफ दिल और हिम्मत होती है वो कभी अकेला नहीं होता। मंगरू बिजली की फुर्ती से उछल पड़ा। उसने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा शायद भूख की वजह से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। कौन कौन बोला? भूतों का साया है क्या यहाँ? डरो मत मालिक, मैं ही बोल रहा हूँ, तुम्हारा पवन वेग। हे भगवान, घोड़ा बोल रहा है। क्या मैं पागल हो गया हूँ या मैं मर चुका हूँ? शांत हो जाओ मंगरू, साधु बाबा ने कहा था ना कि मैं कोई आम घोड़ा नहीं हूँ। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और उस त्याग ने जो तुमने आज अपने खाने की कुर्बानी देकर किया, मेरा मुंह खोल दिया है। तुमने मुझे अपना माना, अब मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। पवन वेग, क्या ये सच है? तुम बातें कर सकते हो? हाँ मंगरू, सुनो, इस दुख की घड़ी से निकलने का एक रास्ता है। यहाँ से कुछ कोस दूर उत्तर की दिशा में एक गुप्त घाटी है। वहाँ एक कल्प वृक्ष यानी जादुई पेड़ है। वो पेड़ सदियों पुराना है और उसकी जड़ों में ब्रह्मांड का ज्ञान है। तुम उसके नीचे खड़े होकर जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा कर्ज, सब एक पल में खत्म हो सकता है। मंगरू की आंखों में चमक आ गई, पर पवन वेग ने फौरन चेतावनी दी। पर रुक जाओ, वो पेड़ जितना दयालु है उतना ही न्यायप्रिय भी। वो किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। वो तुमसे एक यक्ष प्रश्न पूछेगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम राजा बन जाओगे, पर अगर जवाब गलत हुआ तो तुम वही पत्थर के बन जाओगे। क्या तुम तैयार हो? पत्थर बनना मौत से तो बेहतर है पवन वेग। गुलामी की इस जिंदगी से अच्छी तो वो मौत होगी। मंगरू और घोड़ा अभी इसी गंभीर चर्चा में डूबे थे कि अचानक झोपड़ी के बाहर मुनीम आता है और दो लोगों की आवाज सुनकर वही रुक जाता है। अरे, ये मंगरू किससे बातें कर रहा है? गांव का कोई आदमी तो अंदर नहीं गया? आवाज तो बड़ी भारी और रोबीली है, जैसे कोई विद्वान बोल रहा हो। वो इतना बोलकर अंदर घुस गया है। मंगरू, किसके साथ खुसुर पुसुर कर रहा है बे? कौन है यहाँ? मैंने अभी किसी और की आवाज सुनी थी। कोई नहीं है भाई। आप किसे देख रहे हैं? यहाँ सिर्फ मैं और मेरा ये जानवर है। झूठ मत बोल, साफ साफ दो आवाजें आ रही थीं। कोई कह रहा था पत्थर बन जाओगे। कहाँ छुपाया है उसे? अरे मालिक, भूख के मारे मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। मैं खुद से ही बातें कर रहा था। बापू चले गए ना, तो अकेलेपन में अब दीवारों से और इस बेजुबान से ही बतिया लेता हूं। मैं खुद को ही कह रहा था कि मंगरू, अगर मेहनत नहीं की तो तू पत्थर जैसा जड़ हो जाएगा। आपने शायद वही सुन लिया होगा। साला पागल हो गया है। ये ले 2 सूखी रोटियां जमींदार साहब ने भेजी हैं। खा ले और सो जा। कल सुबह जल्दी हवेली पहुंचना है। और हां, खुद से बातें करना बंद कर, वरना लोग तुझे पागल खाने छोड़ आएंगे। खाना देकर वो चला जाता है। पवन वेग, अब देर नहीं करनी चाहिए। अगर जमींदार को भनक भी लग गई तो वो हमें मार देगा। कल रात जब सब सो जाएंगे, हम उस जादुई पेड़ की तलाश में निकलेंगे। मुझे मंजूर है उस पेड़ का सवाल और उसकी सजा, पर अब मुझे ये गुलामी नहीं करनी। ठीक है मंगरू, अपनी हिम्मत बांध लो। कल का सूरज तुम्हारी नई तकदीर का गवाह बनेगा। अगले दिन वो फिर लकड़ी लाने जंगल जाता है, पर वो जंगल ना जाकर वो उस घोड़े के साथ उस जादुई पेड़ पर लेकर जाता है। उससे सवाल करता है, रुको मनुष्य, इस पावन भूमि पर कदम रखने से पहले अपनी पात्रता सिद्ध करो। मैं कल्प वृक्ष हूं, इच्छाओं को पूरा करने वाला, पर मैं न्याय का प्रहरी भी हूं। यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन जो गलत जवाब देता है वो पत्थर का बुत बनकर मेरी जड़ों की खाद बन जाता है। क्या तुम तैयार हो? हाँ देव, मैं तैयार हूं। पूछिए अपना प्रश्न। तो सुनो मेरा सवाल। वो कौन सी वस्तु है जिसे बांटने से वो बढ़ती है और जिसे छुपा कर रखने से वो इंसान को भीतर से खोखला कर देती है?
और वो कौन है जो सबसे बड़ा योद्धा है पर कभी हथियार नहीं उठाता? हे दिव्य वृक्ष, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे जीवन के दुखों में छिपा है। वो वस्तु जिसे बांटने से वो बढ़ती है, वो है ज्ञान और प्रेम। एक दिया दूसरे दिए को जलाता है तो रोशनी बढ़ती है, घटती नहीं। और जिसे छुपाकर रखने से इंसान खोखला हो जाता है, वो है पाप और छल। जैसे जमींदार का पाप उसे भीतर से डराए रखता है। सत्य, पूर्ण सत्य। मंगरू, तुमने अपनी आत्मा की कसौटी पर इस प्रश्न को तौला है। आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है। जो तुमने मांगा नहीं वो भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने धैर्य को सबसे बड़ा योद्धा माना है। नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे कुछ पैसे दे दो, जिससे मैं उन जमींदार को देखे कर्ज मुक्त हो जाऊं। तुरंत वो पेड़ मंगरू को पैसे दे देता है। मंगरू पैसे लेकर आता है और जमींदार को पैसे देकर अपने घर चला जाता है। साला, ये मंगरू कल तक जिसके पास फटी धोती पहनने की औकात नहीं थी, उसने आज सारा कर्ज एक बार में चुका दिया। मुनीम, मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है, या शायद पूरी दाल ही काली है। हुजूर, आप ठीक कह रहे हैं। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मैं उसके खेत गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो अकेला खड़ा बुदबुदा रहा था। मुझे लगा अपने उस मरियल घोड़े से बात कर रहा है, पर घोड़ा तो बोलता नहीं। मालिक, पक्का कोई जादुई चक्कर है। जादुई शक्ति? अगर उस नीच के हाथ कोई खजाना लग गया तो इस इलाके में मेरी पूछ कौन करेगा? लोग मेरे पास कर्ज लेने के बजाय उसके पास मदद मांगने जाएंगे। मेरी रियासत, मेरी धौंस सब मिट्टी में मिल जाएगी। जी सरकार, अगर वो बड़ा आदमी बन गया तो आपकी तो बदनामी हो जाएगी। उसे बर्बाद करना ही होगा मुनीम। उसका सच पता लगाओ। जाओ, अभी जाओ। चाहे पाताल से ढूंढना पड़े, पर पता लगाओ कि ये पैसा कहां से बरस रहा है। मुनीम तुरंत घर से निकल पड़ता है और फिर चलते चलते थोड़ी ही देर में वो मंगरू के घर के पास एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मंगरू अपने घोड़े से बात कर रहा था। सुनो पवन, आज हमने जमींदार का कर्ज तो उतार दिया, पर मेरा मन अभी भी अशांत है। क्यों मंगरू? अब तो तुम आजाद हो। उस जालिम जमींदार का एक भी पैसा तुम पर बकाया नहीं है। आजाद तो मैं हूं पवन, पर मेरे गांव के बाकी भाई अभी भी उसकी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं। मुझे गरीब लोगों की मदद करनी है। मुझे और भी पैसा चाहिए। तुम सच में नेक दिल इंसान हो मंगरू। तुम चाहते क्या हो? मैं नहीं चाहता कि उस जमींदार से लोग कर्ज लें और अपनी जमीन घर उसके पास गिरवी रखें। इसके लिए आज शाम को ही हमें फिर उसी जादुई पेड़ के पास जाना होगा। उसके 3 प्रश्नों के उत्तर देकर कुछ और पैसे लेकर आने होंगे। ठीक है मंगरू, सूरज ढलते ही हम जंगल की ओर चलेंगे। पर याद रखना, उस पेड़ के सवाल हर बार कठिन होते जाते हैं। ओ तेरी, ये घोड़ा तो सच में इंसानों की तरह बोल रहा है। जादुई पेड़, 3 प्रश्न, पैसा। अब तो मालिक को बताना ही होगा। मालिक, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। वो घोड़ा तो साक्षात बोलता है। क्या? घोड़ा बोलता है? क्या बक रहा है मुनीम? सच कह रहा हूं सरकार, अपनी कानों से सुना है। मंगरू उसे पवन कह रहा था। और सुनिए, असली खजाना तो जंगल के उस जादुई पेड़ के पास है। वो पेड़ सवाल पूछता है और सही जवाब देने पर छप्पर फाड़ के धन देता है। आज शाम को वे दोनों फिर जा रहे हैं। जादुई पेड़, और वो भी सवाल जवाब के बदले सोना? मुनीम, अगर वो जाहिल मंगरू जवाब दे सकता है तो हम तो फिर भी पढ़े लिखे और चतुर हैं। चलो, आज उस पेड़ की सारी दौलत मेरी तिजोरी में होगी। शाम होते ही मंगरू पवन वेग उस पेड़ की तरफ निकल पड़े और उनका पीछा करके जमींदार और मुनीम दोनों निकल पड़े। मंगरू पेड़ के पास पहुंच गया
मुनीम जमींदार एक पेड़ के पास छिप गए। हे दिव्य वन देवता, प्रणाम। मैं एक बार फिर आपकी शरण में आया हूँ। महाराज, हम जानते हैं कि आपने पहले भी हमारी बहुत सहायता की है, पर गांव के हालात अभी भी सुधरे नहीं हैं। हमें और धन की आवश्यकता है ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए। मंगरू और पवन वेग, तुम दोनों की मंशा नेक है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर प्रकृति के नियम अटल हैं। मैं साल में सिर्फ एक बार ही किसी की मदद करता हूं। पर महाराज, जमींदार का आतंक बढ़ रहा है। अगर आज सहायता नहीं मिली तो कई घर नीलाम हो जाएंगे। सावधान मंगरू, मुझसे जबरदस्ती मत करो। मेरी शक्तियों की सीमा का सम्मान करो। यदि तुमने नियम तोड़ने की कोशिश की तो परिणाम भयानक होंगे। तुम दोनों तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो। यहां से अभी लौट जाओ। मंगरू, देवता सही कह रहे हैं, हमें हठ नहीं करना चाहिए। चलो, हम अगले साल का इंतजार करेंगे या कोई और रास्ता निकालेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, भूल के लिए क्षमा करें। मंगरू और पवन वेग वहां से वापस लौट जाते हैं। मंगरू के जाते ही जमींदार और मुनीम झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं। उनकी आंखों में लालच की चमक है। देखा मुनीम, वो डरपोक मंगरू खाली हाथ लौट गया। साल में एक बार वाली बात तो उसने मंगरू के लिए कही थी। हम तो पहली बार आए हैं। बिल्कुल सही पकड़े हैं सरकार। वो पेड़ तो कह रहा था कि एक इंसान की एक बार मनोकामना पूरी करता है। हम तो 2 लोग हैं, मतलब डबल खजाना। ओ पेड़ बाबा, सुन रहे हो? वो भिखारी मंगरू चला गया। अब असली मालिक आए हैं। निकालो सोना, चांदी और मोहरें। मूर्ख मनुष्यों, तुम यहां धन के लोभ में आए हो। क्या तुम जानते नहीं कि यहां मांगने की कीमत क्या है? कीमत? अरे पेड़ जी, जमींदार साहब के पास बहुत इज्जत है, वही ले लीजिए। चुप रहो, नियम सुनो। मैं तुमसे 3 प्रश्न करूंगा। यदि तुमने तीनों के सही उत्तर दिए तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी। पर यदि एक भी उत्तर गलत हुआ तो तुम इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। क्या तुम्हें यह सौदा मंजूर है? क्यों बे मुनीम, क्या लगता है? सरकार, आप इतने साल से कचहरी और पंचायत संभाल रहे हैं, क्या 3 छोटे से सवाल नहीं बता पाएंगे? कह दीजिए हाँ। मंजूर है, पूछो अपने सवाल। पहला प्रश्न, वो क्या है जो राजा के महल में भी है और गरीब की झोपड़ी में भी, जिसे सब देखते हैं पर कोई पकड़ नहीं सकता? महल में भी है, झोपड़ी में भी। मुनीम, कहीं ये चूहा तो नहीं? सरकार, चूहे को तो बिल्ली पकड़ लेती है। ठहरिए महाराज, इसका उत्तर है परछाई। सही उत्तर। अब दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो समुद्र में पैदा होता है पर रहता हर घर की रसोई में है? ये तो बहुत आसान है। मेरी हवेली में बोरे भर भर के आता है। इसका उत्तर है नमक। उचित। तुम 2 सीढ़ियां चढ़ चुके हो। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। जल्दी पूछिए महाराज, बस झोली भरने ही वाली है। तीसरा प्रश्न, वो कौन सी चीज है जिसे इंसान दूसरों के पास तो देख सकता है पर अपने पास नहीं देख पाता? दूसरों के पास देख सकता है पर अपने पास नहीं? मुनीम, ये क्या बला है? कहीं ये खूबसूरती तो नहीं? नहीं मालिक, खूबसूरती तो आईने में दिख जाती है। शायद वो धन है। नहीं, वो भी दिखता है। महाराज, इसका उत्तर मौत है। मौत दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं। गलत, सर्वथा गलत। इसका सही उत्तर है अपनी स्वयं की गलती। मनुष्य दूसरों की गलतियां तो तुरंत देख लेता है, पर अपनी गलती उसे कभी दिखाई नहीं देती। नहीं महाराज, एक मौका और दीजिए। मुनीम कुछ बोल। सरकार, मैंने तो पहले ही कहा था कि दाल में काला है, बचाओ। समय समाप्त। तुम दोनों ने अपनी नियति चुन ली है। लालच का अंत यही है। तो दोस्तों, फिर जादुई पेड़ उन दोनों को गायब कर देता है। इसलिए कहते हैं, लालच बहुत बुरी होती है।